बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में भव्य रैतिक परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर दल के जवानों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया। परेड में सुरक्षा बलों के विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया और जनता को अपने कौशल और प्रशिक्षण का परिचय दिया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है, जहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनका बहुत सारगर्भित और बहुत सारे काम जो पीआरडी जवानों के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, बहुत विस्तार से जिन कामों को उन्होंने स्वयं आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे राज्य की युवा कल्याण, खेल विभाग, अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, रायपुर विधानसभा के हमारे बहुत वरिष्ठ और जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, दीपक बोरा जी मंडल अध्यक्ष पंचकोला अल्मोड़ा, राकेश चंद निवली जी अपर निदेशक युवा कल्याण, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी युवा कल्याण, खेल विभाग, पुलिस विभाग, अन्य विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी जवान और आज जिन्होंने शानदार यहाँ पर परेड की है, ऐसे हमारे प्रांतीय रक्षक दल के सभी हमारे स्वयंसेवक, मीडिया के सभी मित्र, आपके सब आए हुए यहाँ पर परिवारजन और बड़ी संख्या में उत्साह से लबरेज। अभी जब रेखा आर्या जी उनसे नारे लगवा रही थी तो कंपटीशन हो रहा था कि इस तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है कि उस तरफ से ज्यादा आवाज आ रही है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों के द्वारा जब यहाँ पर अभी रैतिक परेड, जिसकी मुझे सलामी के लिए हम सब खड़े थे यहाँ पर, तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। इस परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी समर्पित पीआरडी जवानों के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग प्रदेश में
अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं। चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो, या कहीं लिपिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहां पर आप सबके समक्ष रखा। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एकमुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपये की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। हमारे जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा का सम्मान करते हुए हमने वर्ष 2023 में शासनादेश जारी कर मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरडी जवानों के रूप में पंजीकृत करना आरंभ किया था, जिसके पश्चात अभी तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। मुझे बताया गया कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्धसैनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे न केवल वो अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे, बल्कि भविष्य में पीआरडी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और कौशल के साथ, तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। आज के इस अवसर पर आपके लिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि पीआरडी के हमारे जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरडी जवानों को अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 6 माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम स्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा। सोमेश्वर आके साथियों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके और आपके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगी और आपकी सुविधाओं के विकास के लिए
पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः पीआरटी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय, आपके वचन हमारे लिए हमेशा प्रेरणास्पद रहे हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट। यहां बता दें कि भारतीय सेना अकादमी में समारोह की तैयारियां शुरू। 13 दिसंबर को परेड की सलामी लेंगे उपेंद्र द्विवेदी और मित्र राष्ट्रों के बता दें कि कैंडिडेट भी यहां पे पास आउट होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 13 दिसंबर को परेड की सलामी लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट यहां होंगे। और उसके साथ ही बता दें कि भारतीय सेना अकादमी में समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 दिसंबर को परेड की सलामी लेंगे उपेंद्र द्विवेदी और मित्र राष्ट्रों के कैंडिडेट भी यहां पे पास आउट होंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में भारतीय सेना अकादमी के पासिंग आउट परेड थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ गेस्ट के रूप में यहां शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि सलामी ली जाएगी और तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर नर्सिंग स्टाफ ने घेराव की तैयारी शुरू की है। नर्सिंग एकता मंच के प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बता दें कि आंदोलन और नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और वर्षवार भर्ती जरूरी है। हाल ही में नर्सिंग स्टाफ ने मुख्यमंत्री आवास तक भी कूच किया था और नर्सिंग स्टाफ ने मुख्य रूप से परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को विस्तृत करने की मांग रखी है। 2500 से अधिक पदों पर बता दें कि वर्षवार तरीके से भर्ती कराने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही बाहरी राज्यों से होने वाली भर्ती पर रोक लगाने और ओवर एज अभ्यर्थियों को विषय छूट देने की मांग भी उठाई गई है। और इसके साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता ने प्रदर्शन को समर्थन भी दिया है और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया गया, जहां बता दें कि आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। यहां नारेबाजी देखने को मिली और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर नर्सिंग स्टाफ ने घेराव की तैयारी शुरू और नर्सिंग एकता मंच के प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और वर्षवार भर्ती जरूरी है। हाल ही में नर्सिंग स्टाफ ने मुख्यमंत्री आवास तक भी कूच किया था। नर्सिंग स्टाफ ने मुख्य रूप से परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया को विस्तृत करने की मांग रखी है। बता दें कि 2500 से अधिक पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती करने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही बाहरी राज्यों से होने वाली भर्ती पर रोक लगाने और ओवरएज अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने की भी मांग उठाई गई है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार दिए गए हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने दोषी पाया है। युवक को बता दें कि नग्न कर पीटने का मामला है। फर्जी केस, अवैध हिरासत के आरोप सही मिले हैं। इसके साथ ही गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है, पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह दोषी करार दिए गए हैं। पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने दोषी पाया है। युवक को नग्न कर पीटने का मामला सामने आया है। फर्जी केस और अवैध हिरासत के आरोप सही मिले हैं। गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया है। यह फैसला उस मामले में आया है, जहां बता दें कि इस युवक को नग्न कर पीटने का आरोप था। जांच में यह पाया गया है कि आरोपी ने फर्जी केस दर्ज कराया और युवक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। प्राधिकरण ने कहा है कि अवैध हिरासत और पुलिस के दुरुपयोग के मामले में आरोपी की जिम्मेदारी सिद्ध हुई है। यह निर्णय पुलिस प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राधिकरण ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस को बता दें कि दोषी करार दिया गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि कानून का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया है। यह फैसला उस मामले में आया है, जिसमें एक युवक को नग्न कर पीटने का आरोप था। जांच में यह पाया गया है कि आरोपी ने फर्जी केस दर्ज कराया और युवक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। प्राधिकरण ने कहा है कि अवैध हिरासत और पुलिस के दुरुपयोग के मामले में आरोपी की जिम्मेदारी सिद्ध हुई है। यह निर्णय पुलिस प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और प्राधिकरण ने अधिकारी को कड़ा संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संपत्तियों के सुधार और पंजीकरण प्रबंधन के लिए बनाए गए वेब पोर्टल उम्मीद में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया है कि कुछ कारणों के चलते अब तक केवल 20% वक्फ संपत्तियां ही पोर्टल पर दर्ज कराई गई हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो बता दें कि कुल 5,338 संपत्तियों में से केवल 1,771 संपत्तियां ही पंजीकृत हो पाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी को अपनी वक्फ संपत्तियों को स्टेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। गढ़वाल ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को 11 दिसंबर तक समय दिया है। देखिए, उत्तराखंड भी लगातार जो उम्मीद पोर्टल आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद, उसके ऊपर अपनी संपत्तियां दर्ज कर रहा था, लेकिन कई कारणों से हमारे यहाँ संपत्तियां 20% के करीब ही दर्ज हो पाई, यानी कि 5,388 में से मात्र 1,417 संपत्ति दर्ज हो पाई थी। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश था कि समय सर्वोच्च न्यायालय ना बढ़ा के ये सब अपने अपने स्टेट में जो अपने वक्फ ट्रिब्यूनल है उसमें जाए। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी वक्फ ट्रिब्यूनल गया है। तो जो गढ़वाल का ट्रिब्यूनल है उसने 11 तारीख का समय दिया है, यानी कि कल उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा से समय मिल जाएगा और जो वक्त पर संपत्तियां छूट गई हैं उनको दर्ज करने का एक अवसर पुनः मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां बता दें कि बढ़ चुकी देहरादून बासमती को बचाने के लिए जिला प्रशासन की पहल रंग ला रही है। बता दें कि सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने ग्राम उत्थान और कृषि विभाग के सहयोग से इसकी खेती फिर शुरू की है। प्रशासन रोपाई से लेकर बिक्री तक किसानों को सहारा दिया है। विभाग ने 65 रुपए प्रति किलो की दर से 200 क्विंटल से ज्यादा बासमती खरीदार किसानों को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया है। इस अभियान में 200 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह की भी अहम भागीदारी रही है। कार्य से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा और अपेक्षा रहती है, तो यह सभी समाज के लोगों को मिलकर के ये संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और ये सभी समाज की जिम्मेदारी है। उसमें एक साधु संत भी एक समाज का अंग है
वो साधु समाज कोई समाज से अलग नहीं है, वो भी एक अंग है। समाज बहुत बड़ा विशाल है और उसके एक साधु संत हैं, दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, समस्त समाज की जिम्मेदारी है। पूरे विश्व में सनातन परंपराओं की जो मूल्य और मान्यता उत्सव है, तो एक एक मानव जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाले पर्व है, जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले पर्व है, जीवन को ज्ञान की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये दीपावली पर्व अब पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हो गया है कि लोग इससे प्रेरणा लें और उस मार्ग पर चलें। हरिद्वार के भादराबाद स्थित एटीएस सेंटर पर हुए संघीय निरीक्षण ने फिटनेस प्रक्रिया की खामियों को उजागर कर दिया। आरटीओ निखिल शर्मा और संभावित निरीक्षक आनंद वर्धन ने मौके पर पहुंचकर न केवल फिटनेस टेस्टिंग की वास्तविक स्थिति की जांच की, बल्कि स्टाफ को कड़े निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सेंटर पर खड़े वाहनों की एक एक कर बारीकी से जांच की गई। तकनीकी टीम ने 28 वाहनों का प्रशिक्षण किया, जिनमें से 10 वाहन ने फिटनेस मानकों की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें मौके पर ही अनफिट घोषित कर दिया गया। और हरिद्वार के भादाबाद स्थित एटीएस सेंटर पर हुए संघ निरीक्षण ने फिटनेस प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया है। आरटीओ निखिल शर्मा और संभावित निरीक्षक आनंद वर्धन ने मौके पर पहुंचकर न केवल फिटनेस टेस्टिंग का वास्तविक स्थिति की जांच की, बल्कि स्टाफ को कड़े निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सेंटर पर खड़े वाहनों की एक एक कर बारीकी से जांच की गई। तकनीकी टीम ने 28 वाहनों का प्रशिक्षण किया, जिनमें से 10 वाहनों ने फिटनेस मानकों की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें मौके पर ही अनफिट घोषित कर दिया गया। संभागीय परिवहन अधिकारी महोदय देहरादून के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो संभाग के अंदर जितने भी एटीएस सेंटर है वहाँ के जो संबंधित एआरटीओ हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाए, वहाँ के जो हमारे आरआई टेक्निकल हैं उनके साथ। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ हरिद्वार उप संभाग में एटीएस बहादुराबाद संचालित है, तो उसका मेरे द्वारा एवं जो हमारे आरआई साहब हैं टेक्निकल, उनके द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमने यहाँ पे 18 वाहनों का निरीक्षण किया है, जिसमें से कि 6 गाड़ियाँ जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगी और उनकी जो है आज की डेट में फेल्ड रिपोर्ट ही यहाँ से देनी पड़ेगी। सर शिकायत भी मिलती है? देखिए, उन्हीं शिकायतों के क्रम में ही ये निर्देशित किया गया है आज इस इंस्पेक्शन के लिए, और उन्हीं शिकायतों के क्रम में हम लोग आज यहाँ पे इंस्पेक्शन। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता संजय पुंदीर का। संजय, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले पे? देखिए, हरिद्वार के भादराबाद स्थित एटीएस सेंटर का निरीक्षण किया गया है। हालांकि लंबे समय से यहाँ पर जो शिकायत थी वो प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद जो संभागीय अधिकारी है यानी जो एआरटीओ है उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया है और जो यहाँ पर कर्मचारी है उन्हें भी कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, यानी किसी भी तरह की कमी ना रहे। जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं उन्हें किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कतें ना हो, इसके लिए यहाँ पर वास्तविक हकीकत जानी है, क्योंकि लंबे समय से फिटनेस और टेस्टिंग को लेकर यहाँ पर शिकायतें आ रही थी। अब इनको कड़े निर्देश दिए और कहा है कि किसी भी ग्राहक को या किसी यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और यहाँ पर करीब 28 वाहनों का परीक्षण भी किया गया है, जिसमें से 10 वाहनों की फिटनेस मानकों की धज्जियां उड़ी दिखी, यानी इसको लेकर भी यहाँ पर जो आरटीओ थे उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। जी, अगर बात करें संदीप, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, अगर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहे, इसके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए और उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, ताकि आगे इस तरह का कोई भी मामला देखने को ना मिले और इसमें कमी आए? देखिए, यहाँ पर जो एआरटीओ निखिल शर्मा पहुंचे थे उन्होंने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लिया है और नाराजगी भी जताई है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें भी कड़े निर्देश दिए हैं। जी संजय, अगर बात करें तो क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही होगी, लेकिन अभी जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई आखिर पहले क्यों नहीं हुई ताकि इसमें कमी देखने को मिले, इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए, लंबे समय से लगातार ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शिकायतें थी वो प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद पहले भी यहाँ परिवहन विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया था और पहले भी यहाँ जैसा निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं हुई थी, जिसके बाद खुद यहाँ पर जो ARTO निखिल शर्मा थे वो पहुंचे थे और यहाँ पर पूरी तरह रिकॉर्ड भी चेक किया है, क्योंकि फैन फिटनेस और जो रिपोर्ट पोर्टल था वो समय पर पूरी तरह अपलोड नहीं हो रहा था और रिकॉर्ड में भी किसी न किसी प्रकार की यहाँ जो गड़बड़ी थी वो देखने को मिली थी। आगे इस तरह की ना हो, यहाँ पर कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है संजय, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पुल निर्माण कार्य में लगे जनरेटर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटते हुए वहीं आश्रम कर रहे और इसके साथ ही आराम कर रहे मजदूरों पर जा गिरी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालकर नजदीकी हायर सेंटर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।